कोवलेंट बॉन्ड पार्ट 5 में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डेवलप कर रहे थे। हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें कि दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसके लिए हमने बॉन्ड एनर्जी, जो सबसे नीचे वाला कर्व है इसको मैंने एक्स कर्व कहा, और इसकी बॉन्ड लेंथ, इनको हमने देखा था। ये एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए -458 किलो जूल पर मोल थी, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी दो नाभिकों के बीच की दूरी r 74.1 पिकोमीटर थी। इसके बाद मैंने बताया था कि हम थियोरेटिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अवधारणाओं से प्रेरित होकर हमने कुछ इक्वेशंस बनाई थी, और ये इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने जब एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट की तो वो अलग अलग तरीके के कर्व मिले थे। जैसे इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए कर्व ए मिला था हमें, जबकि सही कर्व हमारा एक्स है जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। उसके बाद हमने ये इक्वेशन नंबर 2 देखी थी, और इसके लिए जो हमने सॉल्व किया था एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए, तो वो बेहतर हुई थी। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा एस्पेक्ट ऐड किया था कि इलेक्ट्रॉन नंबर 1 न्यूक्लियस बी पर भी घूम सकता है और इलेक्ट्रॉन नंबर 2 न्यूक्लियस ए पर भी घूम सकता है। इसके बाद जेड इफेक्टिव का हमने सुधार किया था, और उसके बाद हमने डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया अपनी इक्वेशन में। तो लास्ट में ये जो कर्व डी आया जो कि एक्स के काफ़ी क्लोज है, उसके लिए एनर्जी -388 किलो जूल पर मोल और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 74.9 पिकोमीटर आती है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी हद तक जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट थे उसके काफ़ी क्लोज ले आए हैं। लेकिन अभी भी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डिफरेंस है, क्योंकि -458 किलो जूल पर मोल एग्जैक्ट एनर्जी है जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की होनी चाहिए, लेकिन हमारी इस इक्वेशन से कैलकुलेट करने पर ये एनर्जी -388 किलो जूल पर मोल आ रही है, जो कि कंपैरेटिवली कम है इन द सेंस कि ये कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है। यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, सिस्टम ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए दोनों एटम्स के लिए अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन सेम होगी तब कर्व एफ होगा, यानी इनके बीच में बॉन्डिंग होगी ही नहीं। ये कर्व एफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों जब ये हाइड्रोजन एटम्स क्लोज आएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा। तो ऐसा उस केस में होगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम होगी। यानी अभी तक हमने जो ये शाई ओ निकाली है ये केवल इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल मूवमेंट को लेकर निकाली है। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसीडर किया ही नहीं है। तो अब मैं स्पिन को कंसीडर करने जा रहा हूँ। कंप्लीट वेव फंक्शन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए शाई टी इज इक्वल टू होगा शाई ओ इंटू शाई एस, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कंप्लीट वेव फंक्शन, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मैं जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से जो वेव फॉर्म हो रही है, तो जो कंप्लीट वेव होगी उसको बताने के लिए हमें शाई ऑर्बिटल और शाई स्पिन दोनों को कंसीडर करना होगा। तो अभी तक हमने सिर्फ शाई ऑर्बिटल यहाँ पर बताया था। ये जो सारी इक्वेशंस हमने डेवलप करी थी ये केवल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मूवमेंट के लिए की थी। अब इसके बाद शाई स्पिन के बारे में और थोड़ा जानें। शाई स्पिन को जानने से पहले पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार शाई टी मस्ट बी
एंटी सिमेट्रिक, प्रतिसम्मित होना चाहिए, तभी ये मॉलिक्यूलर सिस्टम स्टेबलाइज होगा। आई रिपीट, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार जो ये शाई टोटल है या शाई टी है, ये एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसम्मित होना चाहिए, तभी हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सिस्टम स्टेबलाइज होगा या हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध स्थायी होगा। हमें मालूम है कि शाई ओ सिमेट्रिक था, क्योंकि शाई ओ सिमेट्रिक था, अगर आपको ध्यान हो तो शाई ओ को हमने इस तरीके से बताया था फाइनली, शाई ओ इज इक्वल टू शाई A1 शाई B2 प्लस शाई A2 शाई B1 प्लस लैम्डा शाई A1 शाई A2 प्लस लैम्डा शाई B1 शाई B2। यहाँ पर कि ये दो आयनिक कंट्रीब्यूशन को बता रहे थे और ये दो वेव फंक्शंस कोवेलेंट कंट्रीब्यूशन को बता रहे थे। ध्यान दीजिएगा, इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है इसलिए ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो शाई ओ हमारा सिमेट्रिक वेव फंक्शन था, क्योंकि शाई टी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा तो शाई टी एंटी सिमेट्रिक ही होगा, प्रतिसम्मित होगा। शाई टी एंटी सिमेट्रिक हो इसके लिए ज़रूरी है कि शाई ओ और शाई एस में से कोई एक एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन एंटी सिमेट्रिक होगा। या इसको ऐसे मान लीजिए, अगर हम सिमेट्रिक को पॉजिटिव मान लें और एंटी सिमेट्रिक को नेगेटिव मान लें, तो उस केस में पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो शाई टी नेगेटिव होना चाहिए, तो शाई एस हमारा एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका रिजल्ट निकल के आया कि शाई एस शुड बी एंटी सिमेट्रिक। हाँ, यस। शाई एस एंटी सिमेट्रिक कैसे होगा इसको मैं बता रहा हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि शाई एस इज इक्वल टू α1 β2 माइनस α2 β1। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है न्यूक्लियस ए पर, और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है न्यूक्लियस बी पर। अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 1 अल्फा स्पिन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 की बीटा स्पिन होगी। तो ये दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की अल्फा स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 की बीटा स्पिन है, यानी नीचे है। माइनस अगर अल्फा की 2 नंबर की अल्फा स्पिन है, अगर इसकी स्पिन अल्फा है तो इसकी फिर बीटा हो जाएगी। तो क्योंकि इन दोनों वेव फंक्शन के बीच में ये माइनस साइन आ गया, ये प्रूव करता है कि शाई स्पिन एक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो शाई टोटल हमारा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि शाई एस एंटी सिमेट्रिक है और शाई ओ सिमेट्रिक है। जब इस तरीके से हम टोटल वेव फंक्शन निकाल के और उसके लिए एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारी एक्चुअल जो डाटा है उसके काफ़ी क्लोज आता है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट नहीं आ पाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। अगर एक की अल्फ़ा है तो दूसरे की बीटा, अगर पहले की बीटा है तो दूसरे की अल्फ़ा। उसका रीज़न ये है कि
इलेक्ट्रॉन्स जब स्पिन करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो अगर एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो एक तरीके से दोनों का नॉर्थ पोल एक साथ बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए जो अपोजिटली स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगा और उनके बीच में प्रतिकर्षण या रिपल्शन नहीं होगा। हिंदी में बोलूँ तो अगर अल्फ़ा और बीटा स्पिन होगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का तो एक दूसरे के विपरीत इनका चुंबकीय आघूर्ण होगा, अतः इनके बीच प्रतिकर्षण नहीं होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक सक्सेसफुल थ्योरी है क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे से कोवेलेंट बॉन्ड्स को समझाया। उसके बावजूद भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन संभव हो पाई है क्योंकि ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर सिस्टम है। मैंने पहले भी बताया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करती है। एग्जैक्ट रिजल्ट किस चीज़ का? बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड एनर्जी एट्सेट्रा। तो एग्जैक्ट रिजल्ट निकालने के काफ़ी क्लोज होती है या कोशिश करती है। इसलिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, यानी हाइड्रोजन के अलावा किसी और दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करें तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड एनर्जी इत्यादि की कैलकुलेशंस इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कि उनको निकालना संभव नहीं रहता। एक साइंटिस्ट के अनुसार अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मान लीजिए हम दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें या क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड की बात करें और इस कोवेलेंट बॉन्ड को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसकी बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करें तो दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर्स को लगा दिया जाए तो भी इसकी कैलकुलेशन करने में 50 से 100 साल के बीच में लग सकते हैं। कहने का मतलब है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस, मात्रात्मक गणनाएं, बंद दूरी व बंद ऊर्जा के लिए अत्यधिक जटिल हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं और नहीं निकाली जा सकती हैं। ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई रिपीट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 अयुग्मित या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि लुईस इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट पर बेस्ड है, उसके अनुसार ऑक्सीजन पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझें अपन लुईस इलेक्ट्रॉन मॉडल की तरह कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 2 ऑक्सीजन इस तरीके से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेती हैं और इस तरीके से दोनों ही ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस मॉडल के अनुसार ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, युग्मित होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। इसी तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, ये भी पेयर्ड होंगे, ये भी पेयर्ड होंगे और ये भी पेयर्ड होंगे। तो इस मॉडल के अनुसार
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड या अयुग्मित नहीं है, जबकि ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये साबित हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, अनुचुंबकीय यौगिक है, और अनुचुंबकीय यौगिक वही हो सकता है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। सारे के सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होंगे तो वो प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक होगा। तो क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, इसलिए इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस या उपस्थिति को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नहीं समझाया जा सकता। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हमें मालूम है कि बंध बनाने के लिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में इस बॉन्ड को बनाने के लिए नाइट्रोजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स का योगदान देता है, बोरॉन के किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं है इस बॉन्ड को बनाने में, क्योंकि बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, वो तीनों 3 फ्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बना लिया है, अब इसके पास फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इनिशियली नहीं समझाया जा सका, बाद में समझाया जा सका तो उसमें भी और फर्दर लिमिटेशंस थी या कमियां थी। फोर्थ, रेजोनेंस एंड हाइब्रिडाइजेशन। रेजोनेंस, अनुनाद और संकरण, ये 2 डिवाइसेस हैं या ये 2 मेथड्स हैं जिनको हम उपयोग में लाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारे बॉन्डिंग को समझाने के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड नहीं होते, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, वो घूमते रहते हैं, तो उनके डीलोकलाइजेशन को बताने के लिए रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन 2 मेथड्स रेजोनेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में काम में लिए गए। लेकिन क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स में इतनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं हो जाती हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाती हैं कि उनका हिसाब किताब रखना, उनको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरीके से कुछ पर्टिकुलर केसेस में हाइब्रिडाइजेशन भी या संकरण भी बहुत जटिल हो जाते हैं और उनकी कैलकुलेशन भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो हालांकि ये दोनों मेथड्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सार्थकता को बढ़ाने के लिए दिए गए थे, लेकिन कुछ या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम केसेस में इनके कारण कैलकुलेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टीडियस हो जाती हैं। अतः ये इनकी खूबी होने के साथ साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमी भी है कि हम सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंसीडर नहीं कर पाते हैं। थैंक यू।